नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शुरुआत करेंगे 25 खबरों की। महज 5 मिनट में नजर डालते हैं। पीएम मोदी आज युवा दिवस के मौके पर तमिलनाडु को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के मौके पर आज 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा। ये 5 दिवसीय उत्सव पुडुचेरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने कहा था, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी। आज पता चलेगा कमेटी का नेतृत्व कौन करेगा और उसके सदस्य कौन होंगे। इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कमेटी कितने दिनों में रिपोर्ट देगी। भारत और चीन के कमांडर लेवल की 14वीं बैठक आज होने वाली है। इस बैठक में चीनी क्षेत्र चुशुल मोल्डो एरिया में होने की बात है। भारत और चीन को इस बैठक के सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं। चीन ने कहा, उम्मीद है हालात सामान्य होंगे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। साथ ही 3 और विधायक भी पार्टी को इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने अपने साथ मौर्य की फोटो शेयर कर उनका पार्टी में स्वागत किया। हालांकि अभी मौर्य ने समाजवादी पार्टी में जाने की पुष्टि नहीं की है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पंजाब से विक्रम सिंह मंजीठिया ने सिद्धू और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंजीठिया ने कहा, वो कहीं भागे नहीं थे। इसके बारे में राहु केतु को सब पता था। हालांकि ये दोनों कौन हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा, मैं बाद में बताऊंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के लिए पंजाब दौरे पर। आज केजरीवाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ये अरविंद केजरीवाल का पहला पंजाब दौरा। आसनसोल में चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी सांसद दिलीप घोष की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। कोविड नियमों को लेकर पुलिस वालों ने उन्हें आसनसोल नगर निगम चुनाव का प्रचार करने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और घोष के बीच तीखी बहस शुरू हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 1,68,063 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही महामारी से 277 की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट 10.64% है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,461 हुई। 1,711 मरीज डिस्चार्ज हुए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 21,259 मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिन से दिल्ली में 57 मौतों की खबर है। वहीं महाराष्ट्र में 34,000 केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। तो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 21,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में नहीं थम रहे कोविड के मामले। पिछले 24 घंटे में 13,50,000 नए मामले सामने आए। वहीं इजरायल में प्रधानमंत्री ने कहा, ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं। चीन ने भी कोरोना का प्रकोप जारी है। चीन ने 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। रोम में कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। सबसे चिंता की बात है कि अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों की जो संख्या है, उनमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया। चीन में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। WHO ने कहा, जनवरी के पहले हफ्ते में यूरोप में 70 लाख से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए थे। WHO ने कहा, ये मामले सिर्फ 2 हफ्ते में ही 2 गुना हो गए हैं। डॉक्टर हंस ने कहा, यूरोप के 26 देशों की 1% से ज्यादा आबादी कोविड संक्रमित है। नए IT रूल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए IT रूल को चैलेंज किया है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। व्हाट्सएप ने नए IT रूल मानने से इनकार किया था। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले में पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। अलवर में बुखार से कमजोर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोपी बेहोशी की हालात में पीड़िता को सड़क पर फेंक गए थे। पुलिस ने लड़की को ICU में भर्ती कराया। पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। भरतपुर में गैंगरेप पीड़िता ने जहर खाकर खुदकुशी की। परिजनों ने नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लापरवाही सामने आई। धौलपुर में मूंगफली के ठेले पर मां ने बच्चे को जन्म दिया। एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो परिजन ठेले पर ही महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे। CMHO ने जांच के आदेश दिए।
गुजरात के गिर सोमनाथ में बड़ा हादसा टला। एक स्कूल बस और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बच्चों को चोट नहीं आई है। ट्रैक्टर पर बैठे मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। काबुल में महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने काम की आज़ादी देने की मांग की है। इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार देने की भी पुरजोर मांग की। काबुल की महिलाओं की मांग है उन्हें राजनीति में भी बराबरी से हिस्सा दिया जाए। हालांकि तालिबान के फाइटर्स ने महिलाओं को प्रदर्शन के बीच में रोक दिया। उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल का परीक्षण देखने राष्ट्रपति किम और उनकी बहन खुद पहुंचे थे। उत्तर कोरिया के मीडिया ने इस परीक्षण की तस्वीर भी जारी की है। इस परीक्षण के बाद हालात तनावपूर्ण होने की उम्मीद है। अब टाटा ग्रुप आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने जानकारी दी। बीसीसीआई ने आईपीएल के लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। खिलाड़ी चुनने के बाद दोनों टीमों के पास 2 हफ्ते का समय है। भारतीय थल सेना दिवस को लेकर आर्मी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर आज आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को आर्मी चीफ नरवणे संबोधित करेंगे। दरअसल 15 जनवरी 1949 को ही भारतीय सेना ब्रिटिश थल सेना से पूरी तरह मुक्त हुई थी। डीआरडीओ ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल थर्मल साइट के साथ मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है और इसे थर्मल दृष्टि से एकीकृत मानक पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। तो देश में कितनी तेजी से कोरोना पैर पसारता जा रहा है, किस राज्य की क्या स्थिति है, रिपोर्ट पर नजर डालिए। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,68,063 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 1,89,000 मामले सामने आए थे और 146 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,21,446 को पार कर गई है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 10.64% है। देश में ओमाइक्रोन के केस में भी तेजी से उछाल आया है। ओमाइक्रोन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,461 हो चुकी है, जिसमें से 1,711 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। देश भर के कुल मरीजों में 58% केस सिर्फ इन्हीं 5 राज्यों के हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 21,259 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तेजी से बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में रोजाना 4 से 5 बच्चे कोरोना संक्रमित होकर पहुंच रहे हैं। इनमें कई बच्चे तो इन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 34,424 नए मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन के 1,281 मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए हैं और यहाँ पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,05,23 है। गोवा में कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में 2,476 नए मामले सामने आए हैं। गोवा के डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश भी लगातार कोरोना की मार झेल रहा है। यूपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कोरोना से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,908 नए मामले सामने आए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में बच्चों में भी ज्यादा कोरोना संक्रमण देखा जा रहा है। साथ ही 60 साल से ऊपर वाले लोग भी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हैं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को फोन कर उनका हालचाल जाना है। पंजाब में भी कोरोना से हालात खराब हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,593 नए मामले सामने आए हैं। 9 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 18.64% पहुंच चुका है। सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 23.24% है।
दुनिया में बीते 24 घंटे में 21,04,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 9.5 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। 4,608 लोगों की इस दौरान जान गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में अमेरिका में 13.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। किसी देश में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आने का ये रिकॉर्ड है। अमेरिका में कोरोना से हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में भी स्टाफ की कमी हो गई है। देश के कई अस्पतालों में उन स्टाफ मेंबर्स को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया है जो खुद संक्रमित हैं। उधर चीन ने अब अपने एक और शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। फिलहाल चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन है। चीन के अन्यांग शहर में 2 ओमाइक्रोन संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस शहर की आबादी 55 लाख है। चीन के करीब 2 करोड़ आबादी घरों के अंदर कैद है। वहीं जापान के पीएम ने कहा है कि बूस्टर डोज में तेजी लाने और ओमाइक्रोन को रोकने के लिए फरवरी में ज्यादातर विदेशी नागरिकों के लिए जापान की सीमाएं बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने साथ एक फोटो शेयर करते हुए उनके समाजवादी पार्टी में आने का स्वागत किया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में जाने की साफ तौर पर पुष्टि नहीं की है। वो 1-2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। मौर्य के इस्तीफे पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि मौर्य का इस्तीफा अभी शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे और भी कई चेहरे बीजेपी को झकझोरेंगे। पवार का दावा है कि और 13 विधायक उनके साथ सपा में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि बीजेपी के कई और नेता भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो बिल्हौर के विधायक भगवती सागर, बांदा के तिंदवारी से भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति और तिलहर सीट से रोशन लाल वर्मा भी जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। खबरों की माने तो ये तीनों नेता भी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब चुनाव में टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में बढ़त बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने भी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को लेकर आज आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं पंजाब फतह करने के लिए कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। आज पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 80 सीटों पर आम सहमति बना ली है, जिसका नाम सीसी की बैठक के बाद पहली लिस्ट के तौर पर जारी कर दिया जाएगा। खबर है कि कांग्रेस के 5 सांसद भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी यहां 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चन्नी चमकौर साहब सीट के साथ साथ आदमपुर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सांसद दिलीप घोष की पुलिस के साथ नोकझोंक की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल की हैं। दिलीप घोष आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कोविड नियमों का हवाला देकर उन्हें रैली करने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और घोष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि दिलीप घोष और बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार की पुलिस वालों के साथ बहस हो रही है। पुलिस का दावा है कि दिलीप घोष कोविड नियमों का उल्लंघन कर बड़ी संख्या में लोगों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं घोष ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उनके साथ पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता थे। दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि पुलिस वाले तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी टेंशन को कम करने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग होगी। भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की ये 14वीं बैठक है। यह बैठक सुबह 9:30 बजे चीनी क्षेत्र चुशुल मोल्डो एरिया में होने जा रही है। आज की इस कमांडर लेवल मीटिंग का मुख्य एजेंडा हॉट स्प्रिंग इलाके में अपनी सही पोजीशन को बहाल करना होगा। इस बातचीत से पहले दोनों देशों ने सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद जताई है। इससे पहले दोनों देशों के कमांडर लेवल की बातचीत में गलवान घाटी, पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र, इसके अलावा गोगरा इलाके को लेकर तात्कालिक समाधान निकालने में सफलता मिली है। लेकिन उसके बाद पिछली बातचीत में कुछ खास हासिल नहीं हो सका था। भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझाने में अब तक किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को खारिज करते आए हैं। लेकिन बीते दिनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन का असर भू राजनीति पर गहरा पड़ा है। चीन के साथ सीमा पर भारी तनाव ने भारत को अमेरिका के और करीब ढकेला है।
पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी। आज पता चलेगा कि कमेटी का नेतृत्व कौन करेगा और उसके सदस्य कौन कौन होंगे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि कमेटी कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। पिछली सुनवाई में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने के लिए कहा था। मामला 5 जनवरी का है, जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित करने फिरोजपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया, जिससे फ्लाईओवर पर उनके काफिले को 15 से 20 मिनट के लिए रुकना पड़ा। इसके बाद पीएम बठिंडा वापस लौट आए थे। गृह मंत्रालय ने इसे गंभीर चूक बताया था। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे सुरक्षा में चूक मामले से इनकार कर दिया था। हरिद्वार धर्म संसद हेड स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेड स्पीच की एसआईटी से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। बता दें कि हरिद्वार में पिछले महीने एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष धर्म संप्रदाय के खिलाफ हेड स्पीच दिए जाने का मामला सामने आया था। इस केस में उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। हरिद्वार में यह कार्यक्रम 3 दिन तक चला था। इसमें हेड स्पीच का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सेना प्रमुखों, कार्यकर्ताओं और बहुत से अन्य लोगों ने विवादित भाषण की तीखे शब्दों में निंदा की थी और कार्रवाई की मांग की थी। राजस्थान के अलवर में निर्भया कांड जैसी दरिंदगी देखने को मिली है। यहाँ 15 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। अज्ञात बदमाशों ने पीड़िता के साथ हैवानियत के बाद उसे अलवर शहर की तिजारी पुलिया पर लाकर फेंक दिया। वहाँ बेहोशी की हालत में मिली लड़की की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। गहरे जख्मों के चलते उसे अलवर जयपुर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 8 बजे उसे इसकी सूचना मिली थी कि तिजारा पुलिया के ऊपर एक लावारिस हालत में बच्ची पड़ी है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने एक टीम बना ली है। इसके साथ ही एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। पुलिस आसपास लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम कर रही है। इसके अलावा पुलिस वहां रहने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज बड़ा आदेश देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से आ सकता है। पहले ही जो लास्ट टाइम सुनवाई हुई उसमें सर्वोच्च अदालत की तरफ से कह दिया गया था कि हमें कमेटी का गठन करेंगे, जिसका जो नेतृत्व है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। बाकी के सदस्य कौन होंगे, इस पर भी आज तस्वीर कोर्ट से साफ हो जाएगी। और इसके साथ ही ये भी पता चल जाएगा कितने दिनों में रिपोर्ट इस कमेटी को सौंपनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कहा था। मामला 5 जनवरी का है, जब पीएम मोदी पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित करने फिरोजपुर जा रहे थे। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया। 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री बठिंडा वापस लौट आए थे। बठिंडा से सीधा दिल्ली उनकी वापसी हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया था, फैसला सुरक्षित रख लिया था पिछली सुनवाई में। अब आज कमेटी का नेतृत्व कौन करेगा, बाकी के सदस्य कौन होंगे, कब तक इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, इस बाबत आज तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से साफ हो जाएगी। और इस बीच एक खबर आ रही है, बीजेपी ऑफिस में भी कोरोना संक्रमित कई लोग पाए गए हैं। तो कोरोना में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज भी चपेट में आए थे। संसद में कई बड़े नेता भी आए थे और करीब 40 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। भाजपा कार्यालय में जो थे उनके संक्रमित होने की जानकारी और जो लोग उनके कांटेक्ट में आए थे, उनके संपर्क में आए थे, उन लोगों ने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, ये जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी ऑफिस से करीब 40 लोग हैं जिनके संक्रमित पाए जाने की जानकारी मिल रही है।
तो आंकड़ा ये तेजी से बढ़ रहा है, रफ्तार बेलगाम है कोरोना की, मार पूरा देश झेल रहा है। 1 लाख के करीब पिछले 6 दिन से मामले रोज सामने आ रहे हैं। और इस बीच जानकारी ये है कि भाजपा कार्यालय से कुछ लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिल रही है। कल भाजपा कार्यालय के कुछ स्टाफ की जांच की गई थी, सिक्योरिटी गार्ड्स की जांच हुई थी, जिनका टेस्ट में जो है संक्रमित पाए जाने की खबर फिर बाद में सामने आई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर बैठकें लगातार जारी हैं और बैठकों के लिए ही तमाम कार्यालय में लोग पहुंचे थे। अमित गौतम मुझे और जानकारी देंगे। अमित, आंकड़ा क्या है संक्रमित लोगों का? सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले करीब 3 से 4 गुना तेजी से फैलता है और देख भी रहे हैं कि कितने पॉजिटिव रेट है वो काफी ज्यादा हो रहा है। तो इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो 5 विधानसभा राज्यों के थे इस पर भी कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि मतगणना जब होगी उसके बाद भी कोई रैली नहीं करेंगे, वहां भी जोश नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे, तैयारियां। इसको देखते हुए और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी बैठकें लगातार जारी थी। कल भी हमने देखा था काफी ज्यादा सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए बैठकें थी, लेकिन कोरोना बाद बीजेपी ऑफिस में हुआ है करीब 42 लोग स्टाफ है और सिक्योरिटीज हैं, 42 लोग संक्रमित पाए गए और ये आंकड़ा अभी और भी जा सकता है। देखिए किस तरह से आपने देखा तो बैठकें हुई थी, इतनी भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नेताओं के बीच में नहीं देखी थी। हाल ही में कल ही नितिन गडकरी केंद्र मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और काफी लोग नेता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर रखिए। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो आज अहम दिन इस लिहाज से भी है क्योंकि आज भारत और चीन के बीच में 14वें दौर की वार्ता होनी है। कमांडर लेवल की ये वार्ता होगी दोनों देशों के बीच जो अशांति बनी हुई है उस तनाव को कम करने के लिए। और चीन भी उम्मीद में है कि अब जो है हल निकल जाएगा और तनाव और जारी नहीं रहेगा। आज की बातचीत जो होगी, आज की जो वार्ता जो होगी, उसको लेकर अनुमान यही है कि आज इस टेंशन को खत्म कर दिया जाए। इस बातचीत के जरिए सुबह 9:30 बजे चीनी क्षेत्र चुशूल मोल्डो एरिया में ये बैठक होने जा रही है। आज इस कमांडर लेवल की मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो हॉट स्प्रिंग इलाके में अपनी सही पोजीशन को बहाल करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, लौटने जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।